हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो यूपीपीएससी का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। तो आप जाके अपने अपने सेंटर देख सकते हैं। वेबसाइट पे आप सिंपली जाएंगे, वहाँ पे नोटिफिकेशन चल रही है, आप उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो आपका ओटीआर नंबर है, आप उसके थ्रू अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका सेंटर कहाँ कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको पता है कि मैं हिस्ट्री के पीआईक्यूज के शॉर्ट नोट्स लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2012 से 2015 तक के पीआईक्यूज को कवर करा दिया है। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2016 उसके आगे के पीआईक्यूज के शॉर्ट नोट्स को। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप का नंबर है, आप जाके इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। और ज़्यादा अपडेशन के लिए आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 2016 उसके आगे के पीआईक्यूज को, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज मैं आपको 2023 तक के पीआईक्यूज को करा दूं। बट बाई चांस अगर नहीं हो पाता है तो आपका 1 से 2 वीडियो और आएगा, जिसमें मैं 2023 तक के पूरे पीआईक्यूज के शॉर्ट नोट्स आपको दे दूंगी। तो आप आराम से सिंपली इसको 2 की स्पीड में देखो कि आपके माइंड में हो जाए। और आपको पता ही है कि इसमें ऑलरेडी जो चीज़ें आई हैं एग्जाम में वो तो मैंने दिए ही है, और उसी टॉपिक से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया है। तो अगर आपने उन नोट्स को नहीं लिया है तो आप व्हाट्सएप पे जाके मेरे नोट्स को ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कलिंगा के बारे में। कलिंगा जो है अशोका की किस रॉक एडिक्ट में पाई जाती है, तो वो हो जाएगा आपका रॉक एडिक्ट नंबर 13। तो अशोका की जो एडिक्ट है 2 ग्रुप में देखने को मिलती है, एक है मेजर रॉक एडिक्ट और दूसरी है माइनर रॉक एडिक्ट। तो जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसी में से एक आता है रॉक एडिक्ट 13, जिसमें कलिंगा के बारे में लिखा हुआ है। और इस कलिंगा की जो वार हुई थी ये तो आपको पता ही है, तो उसने अशोका के माइंड पे एक बहुत गहरा असर छोड़ा था, जिसकी वजह से वो पीस की तरफ आ गए थे सारी लड़ाई लड़ाई छोड़कर। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने सारे जो मेजर रॉक एडिक्ट उसके बारे में मैंने दिया हुआ है, और आपको पता है हर साल इससे एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, ये मैंने अपने नोट्स में दिए हुए हैं, तो आप ये इसको देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा हो जाएगा थ्री ह्यूमन स्केलेटन जो एक सिंगल ग्रेव में पाया गया है, तो वो कहाँ पे पाया गया है? तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो 3 जो ह्यूमन स्केलेटन पाए गए हैं, यानी जो कंकाल पाए गए हैं, ग्रेव मतलब हो जाता है कब्र, जो मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता है। तो 3 जो ह्यूमन स्केलेटन पाए गए हैं, यानी 3 जो इंसानों के कंकाल पाए गए हैं एक ही कब्र में, एक ही ग्रेव में, तो वो कहाँ पे पाया गया है? वो पाया गया है दमदम में। दमदम कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको जो खोजा गया था वो थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और कब इसको खोजा गया था? 1982 से 1987 के बीच में। और इसमें टोटल 41 जो ह्यूमन ग्रेव्स है वो पाई गई है। महादहा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट है, और ये भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। और ये यहाँ पे जो एक्सकवेशन हुआ था वो 1978 से 1979 में हुआ था, जिसमें 35 वेल प्रिजर्व जो फॉसिल हैं होमिनिड स्केलेटन के वो पाए गए हैं। सराय नहर राय, तो ये डिस्कवर हुआ था 1968 में, और ये लोकेटेड है गैंगेटिक प्लेन पे। यहाँ पे जो है 15 ह्यूमन स्केलेटन की एक सीरीज पाई गई है। अगर देखा जाए तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्केलेटन सीरीज है मेसोलिथिक ह्यूमनिड की, जो अभी तक डिस्कवर हुआ है इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्लेसेस हो जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फिर हम बात करेंगे पृथ्वी प्रथम वीर, जो टाइटल दिया गया था वो समुद्रगुप्त को दिया गया था। समुद्रगुप्त का जो रूलिंग पीरियड था वो 330 से 380 बीसी था, और ये एक मिलिट्री जीनियस थे। फिर हम बात करेंगे धर्मपाला, जो कि फाउंडर है विक्रमशिला विहार के। तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसे लास्ट 8th सेंचुरी में या स्टार्टिंग की 9th सेंचुरी में। ये सेकेंड एम्परेयर थे पाला डायनेस्टी के, और इन्होंने रूल किया था बंगाल और बिहार में। ये सक्सेसर थे गोपाला के। गोपाला जो कि फाउंडर माने जाते हैं पाला डायनेस्टी के। कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर है पाला एम्पायर के, वो है नालंदा और विक्रमशिला। तो बाकी आप सब देख लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वही इसमें कवर करवाया है। फिर आपका आ जाता है नागलापुरा जो सिटी है, तो वो किसने फाउंड की थी? तो वो फाउंड करने वाले थे कृष्णा देवराया। ये इम्पेरर थे विजयनगर एम्पायर के, जिन्होंने रूल किया था 1509 से 1529 तक। वो ये थर्ड रूलर थे तुलुवा डायनेस्टी के, और लोग इनको ग्रेटेस्ट रूलर मानते हैं इस डायनेस्टी के। और ये लार्जेस्ट एम्पायर था इंडिया का दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के बाद। और इन्होंने एक टाउन फाउंड किया था जो कि था नागलापुरा, जो कि विजयनगर के पास स्थित है। और ये इन्होंने फाउंड किया था अपनी माँ नागला देवी की याद में। इन्होंने कई टेम्पल्स और टैंक्स और गोपुरम भी बनवाए थे। इनकी टाइम की जो एज है उसको गोल्डन एज कहते हैं कन्नड़ लिटरेचर की। तो यहाँ सबसे आपके क्वेश्चन बन ही जाते हैं, यूपीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। तो आपको पता है कि जहांगीर जो है वो पेंटिंग के बहुत बड़े शौकीन थे, उनको पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इन्हीं के टाइम पे जो है वो मुगल पेंटिंग पीक पर चल रही थी। फिर इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ ए स्लेव कहा जाता है, ऐसा क्यों?
क्योंकि इल्तुतमिश जो है उनके दास थे, जो कि खुद एक दास थे मोहम्मद घोरी के, और बाद में उनके दामाद भी बन जाते हैं। तो इल्तुतमिश जो है वो तुर्क के इल्बारी ट्राइब से रिलेटेड थे। इनका जो नाम अगर हम देखें तो इनका पूरा नाम हो जाता है शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि थर्ड रूलर थे ममलूक डायनेस्टी के। उसके बाद हम बात करेंगे अकबर की। तो अकबर ने जो है हिंदू म्यूजिक किससे सीखी थी? लाल कलावंत से। लाल कलावंत ने अकबर को हिंदू म्यूजिक सिखाई थी, और अकबर जो है म्यूजिक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। और अगर हम इनके नौरत्नों में बात करें तो इनके कोर्ट में जो टैलेंटेड म्यूजिशियन है तानसेन, वो भी इनके कोर्ट में थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तानसेन का जो निक नेम था वो क्या था। इन्होंने जो संत हरिदास थे वृंदावन के, उनकी म्यूजिक भी सुनी थी। संत हरिदास को तानसेन के टीचर के रूप में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाकी मैंने सब नोट्स में दिया हुआ है, मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप आसानी से उसको रिवाइज कर लो। बाकी तो आपको सब पीडीएफ में मिल ही जाएगा। तो आपको जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ें और पढ़नी चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज सारी चीज़ें मैं कवर कराते हुए चली रही हूँ। तो मुगल पीरियड के टाइम पे जो मदरसा इस्टेब्लिश हुआ था, तो मुस्लिम न्याय शास्त्र की जो टीचिंग है उसको स्पेशलाइज किया गया था। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है लखनऊ में। फिर 1526 में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत की लड़ाई में, और इसी के बाद ही जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और एम्पायर का। फिर थॉमस मुनरो जो है वो गवर्नर ऑफ मद्रास थे। उनका टाइम पीरियड क्या था? 1820 से 1827 एडी में। ये एक स्कॉटिश सोल्जर थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ मद्रास 1820 में। फिर हम बात करेंगे घाघरिया रॉक शेल्टर की, जो कि विध्यांस में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन स्केलेटन्स पाए गए हैं, और ये कहाँ पर है? ये है जो विंध्या रेंज है सेंट्रल इंडिया का, वहाँ पे ये पाया जाता है। इस शेल्टर साइट को जो डिस्कवर किया गया था 1957 में डिस्कवर किया गया था। और ये जो शेल्टर है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आई 2003 में। और यहाँ की वॉल पे मेसोलिथिक की ब्यूटीफुल पेंटिंग्स भी पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे द नेम ऑफ डी के कर्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जिन्होंने वीमेन एजुकेशन के कंटेक्स्ट में बात की थी। तो एक सोशल रिफॉर्मर थे और एजुकेटर थे वेस्टर्न इंडिया से। इनको जो जाना जाता था वो जाना जाता था महर्षि कर्वे के नाम से। और इन्होंने वीमेन के वेलफेयर के लिए काम किया। ये प्रमोट करते थे विडो रिमैरिज को और फीमेल एजुकेशन को। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वीमेन एजुकेशन में इनके अलावा और किसने काम किया था, खासकर विडो रिमैरिज में। ये आप बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। लास्ट सन है इंडियन ग्लोरी के, तो वो यूज होता है हेमो के लिए। हालांकि बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी और किसको माना जाता है। तो हम बात करेंगे हेमू की। तो हेमू का जो नाम था वो था हेमचंद विक्रमादित्य, जो कि रूल कर रहे थे मिडीवल इंडिया में। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 16th सेंचुरी। और इंडियन हिस्ट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम माना जाता है, जब मुगल और अफगान डायनेस्टी जो है वो दिल्ली पर रूल करने को रेडी थे। कई हिस्टोरियंस इनको हेमू द नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये आदिल शाह सूरी के चीफ मिनिस्टर भी थे, और ये कई बार इन्होंने लड़ाई लड़ी थी मुगल और अफगान के अगेंस्ट। और देख लेते हैं कि लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी और किसे माना जाता है। तो जो फेमस हिस्टोरियन है जादूनाथ सरकार, तो उन्होंने शिवाजी को लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी बोला है। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे वॉर और ट्रीटी के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो जब फर्स्ट कार्नेटिक वार हुई थी तो वो एंडेड हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। उसके बाद जो थर्ड कार्नेटिक वार हुई थी वो खत्म हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस पे। सेकंड कार्नेटिक वार रिलेटेड है इनकंक्लूसिव वार, यानी इसका कोई कंक्लूजन निकले ही नहीं था। फर्स्ट मैसूर वार जो है इसमें ब्रिटिश जो है वो हार गए थे। किससे ब्रिटिश फर्स्ट मैसूर वार में हारे? तो ये वार कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो है वो खिलाफत मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर थे। और खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो ओटोमन तुर्की है उसको हार का सामना करना पड़ा। और ओटोमन जो एम्पायर थे तो वो खलीफा माने जाते थे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के, जिस वजह से जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में उनको एक बहुत गहरा आघात मिला। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो मुस्लिम में यूनिटी थी वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगी। तो मार्च 1919 में खलीफा की जो पावर है उसको डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी जो है वो फॉर्म हुई थी बॉम्बे में। और मोहम्मद अली और शौकत अली जो है, जिनको अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था महात्मा गांधी जी के साथ। फिर हम बात करेंगे जो देवबंद मूवमेंट हुआ था यूपी में, तो वो स्टार्ट हुआ था 1866 में। मेन क्या होता है कि आपको जब ये सब पढ़िए तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो मूवमेंट कब हुआ था और उसका रीजन क्या था और उसको लीड करने वाले कौन थे, कौन कौन से जो लीडर्स हैं वो उससे रिलेटेड थे। तो देवबंद मूवमेंट यूपी में हुआ था 1866 में। और कहाँ पे हुआ था? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये लॉन्च हुआ था 1866 में मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही के उससे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये ब्रिटिश रूल को खत्म करना चाहते थे और मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहते थे। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी और भी चीज़ें हैं इसमें, आप इसको पीडीएफ लेके खुद से पढ़ लीजिएगा।
तो स्वराज पार्टी फॉर्म्ड हुई थी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा 1923 एडी में। और ये कब स्टेब्लिश हुई थी? जो गया का एनुअल सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 उसमें। और इसका एम था सेल्फ गवर्नेंस लाना और साथ ही साथ पॉलिटिकल फ्रीडम लेना ब्रिटिश रूल से इंडियन के लिए। तो ये आप देख लीजिएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या। और स्वराज पार्टी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी सतारा जो है वो पहला विक्टिम था लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी जो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता था? तो ब्रिटिश अगर किसी राजा का कोई नेचुरल यानी बायोलॉजिकल वारिस नहीं है, वो भी मेल वारिस, तो उसके मरने के बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती, जो भी उसका राज होता है, ब्रिटिश उसको अपने में मर्ज कर लेता है। और ये पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की। ये भी लॉर्ड तो इन लोग को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लॉर्ड बोला जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपकी पॉलिसी हो जाती है, इसको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो किंग सतारा क्या था? तो सतारा के उस टाइम पे किंग कौन थे? तो अप्पा साहेब जो है वो किंग थे सतारा के। अपने मरने से कुछ साल पहले इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना बताए एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था, गोद ले लिया था। इनके डेथ के बाद क्या हुआ कि डलहौजी ने ब्रिटिश एम्पायर में इनके राज को मर्ज कर दिया और उसको स्टेटस दे दिया डिपेंडेंट किंगडम का। और ये मर्ज कब इन्होंने किया था? 1848 में। और भी कई चीज़ें और भी कई स्टेट हैं जो कि अफेक्ट हुए थे इसकी पॉलिसी के द्वारा। तो वो था सतारा 1838 में, जयपुर और संबलपुर 1849 में, बागपत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध 1856। फिर हम बात करेंगे रेड शर्ट मूवमेंट के बारे में, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। और ये कब हुआ था? 1930-31 में। इसको हम खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं यानी सर्वेंट ऑफ गॉड मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था ब्रिटिश का जो ऑक्यूपेशन था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, उसके अगेंस्ट। और इसको लीड किया था अब्दुल गफ्फार खान ने, जो कि एक पश्तून फ्रीडम फाइटर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। ये अपोज करते थे पार्टीशन को। और ये मेंबर्स थे खुदाई खिदमतगार के। जो रेड शर्ट इसका नाम पड़ा, तो ये रेड शर्ट है वो यूनिफॉर्म थी उस टाइम पे मेन की, और विमेन की जो वो यूनिफॉर्म थी वो ब्लैक थी। तो इस वजह से इसको रेड शर्ट के नाम से भी जानते हैं। बाकी एक मसकर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो है किस्सा खौनी बाजार। तो ये मसकर रिलेटेड है रेड शर्ट मूवमेंट से। ये मसकर हुआ था ब्रिटिश सोल्जर के द्वारा। उन्होंने जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स है उन पे अटैक कर दिया था। और ये कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं वो ये हो जाते हैं कि 1890 से 1988 तक जो है ये 20वीं सेंचुरी के लीडर थे। और ये किससे रिलेटेड थे? पश्तून से। पश्तून क्या है? ये एक मुस्लिम एथनिक ग्रुप है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। ये गांधी के फॉलोवर्स थे, इस वजह से इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। इन्होंने 1920 में खिलाफत मूवमेंट को भी ज्वाइन किया था। और एक चीज़ जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो हो जाती है कि 1987 में इन्हें भारत रत्न प्राइज़ दिया गया था। और ये पहले ऐसे नॉन इंडियन थे जिन्हें ये ऑनर दिया गया था। तो ये आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसे पहले कौन से नॉन इंडियन थे जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था? तो ये दिया गया था खान अब्दुल खान गफ्फार को। और जो दूसरे नॉन इंडियन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो थे नेल्सन मंडेला 1990 में। बाकी मदर टेरेसा 1980 में जो है फर्स्ट और ओनली नेचुरलाइज सिटीजन बनी थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। सिटीजनशिप एक्वायर करने के हमारे पास 5 तरीके होते हैं, जिसको हम ट्रिक से याद करते हैं ब्रांड के नाम से। जिसमें आपका हो जाएगा बी से क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और डी से क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ब्रांड में जो एक्वायर करने की जो जो मेथड है नेचुरलाइजेशन, तो उससे ये सिटीजन बनी थी। और ये पहली इकलौती सिटीजन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 1980 में। उसके बाद हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इन्होंने, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको पढ़ाया था, तो इन्होंने जो जलियांवाला बाग का मसाकर हुआ था, जो कांड हुआ था, तो उसकी वजह से इन्होंने जो इनको नाइटहुड मिला था वो गिव अप कर दिया था, त्याग दिया था। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है, बट अगर आप चाहो तो ऊपर जो आप एकदम शॉर्ट नोट्स चाह रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इतने में वो सारी चीज़ें आ जाएगी। ये मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा इसलिए दे दिया है ताकि आप जब पढ़िए तो पीआईक्यूज के थ्रू आपके एक एक टॉपिक रिवाइज होते जाएं, आपको फिर कहीं और से पढ़ना ना पड़े। तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा मेंशन किया हुआ है। हालांकि पेजेस बहुत कम है इस नोट्स के, तो आप आसानी से 1-2 घंटे में इसको पूरी तरह से रिवाइज कर ले जाएंगे। फिर हम 2017 के पीआईक्यूज की बात करेंगे, जिसमें अगन्या अगन्या जो मेंशन है ऋग्वेदा में 176 बार। तो ये किसको रिफर किया जा रहा है? ये गाय को रिफर किया जा रहा है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के रूप में काम करती थी गाय। उस टाइम पे लोग इसको गिफ्ट के तरह देते थे लोगों को, ताकि लगे कि हाँ उन्होंने एक वैल्यूएबल चीज़ें दी हैं। और ये ज़्यादातर दी जाती थी प्रीस्ट को, जो पुजारी होते थे उनको। क्या क्या जो उनको ऑफर किए जाते थे गिफ्ट में? काउस। और जो वीमेन स्लेव्स होती थी यानी दासियाँ, वो उनको गिफ्ट के रूप में दी जाती थी। उसके बाद हम बात करेंगे कन्हेरी रॉक कट केव्स की, जहाँ पर जो
11 सरों वाले जो बोधिसत्व इमेज है वो है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने इमेज भी दे दी है। तो ये जो है कहाँ पर है, कन्हेरी रॉक कट केव में। और ये कहाँ पे पड़ता है, जो संजय गांधी नेशनल पार्क है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। और ये लगभग 1500 फीट ऊपर है सी लेवल के। और ये जो केव जो है ये कर्व्ड हुई थी 200 एडी से 600 एडी के बीच में। कन्हेरी को हम लोग कृष्णागिरी या कान्हागिरी भी बोलते हैं एशियन डिस्क्रिप्शन में। और लिटरली अगर इसका नाम देखें तो वो हो जाता है ब्लैक माउंटेन। कैसे, कृष्णा का मतलब होता है ब्लैक और गिरी का मतलब होता है माउंटेन। तो मोस्टली जो इसका जो नाम पड़ा वो जो इसमें यूज हुआ है ब्लैक बेसल्ट स्टोन, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से इसका नाम ये पड़ा है। आप इसको देख लीजिएगा, जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने दे दी है। तो गुंटुनफल्ली में चैत्याग्रह है जो कि लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। ये ऑलरेडी मैंने नोट्स में कवर कराया है। तो आप बताइए चैत्याग्रह होता क्या है। तो ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ये रॉक कट बुद्धिस्ट केव है और ये सिंपलर वर्जन है लोमस ऋषि केव का। बराबर केव जो कि बिहार में वो ओल्डेस्ट रॉक कट केव जो है वो मानी जाती है। बाकी ये जो लोमस ऋषि केव है इसके बारे में आगे मैं बात करूंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन और बने हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे फ्रांसिस्को पेल्सर जो विजिट करे थे इंडिया में। तो वो किसके टाइम पीरियड में करे थे, तो वो किए थे जहांगीर के टाइम पीरियड में, यानी 1620 से 1627 के बीच में। ये एक डच ट्रेवलर थे। उसके बाद जो फादर एंटोनी मनसेरेट थे वो अकबर के टाइम पे आए थे। निकोलो मनुकी जो कि इटालियन ट्रेवलर थे वो औरंगजेब के टाइम पे आए थे। और फ्रैंकिस बर्नियर जो है जो कि फ्रेंच डॉक्टर थे, ये औरंगजेब के टाइम पे आए थे। तो इन्होंने एज अ डॉक्टर एज अ हिस्टोरियन सर्व किया था दारा शिकोह को, जो कि एल्डर सन थे शाहजहां के। उनके मरने के बाद जो है ये औरंगजेब को भी इन्होंने सर्व किया था। तो इस वजह से यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपका दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों आता है तो पहले तो आपका दारा शिकोह होगा। अगर ऑप्शन में वो नहीं होते तो आप औरंगजेब भी कर सकते। फिर बात हो रही है कि इंडिया का जो ट्रेडिंग बैलेंस था वो काफी सही था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो होना भी था, क्योंकि उस टाइम पे जो मोनोपोली थी ब्रिटिश की इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, यानी मोस्ट ऑफ द जो फॉरेन ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को ही रिस्ट्रिक्टेड था। तो एक तरह से जो मोनोपोली थी तो ट्रेड बैलेंस बिगड़ेगा भी कैसे। उसके अलावा अगर किसी को थोड़ा बहुत जो अलाउड होता था ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ, तो वो था सीलोन, जिसको हम श्रीलंका बोलते हैं, चाइना और पर्शिया जिसको आज के टाइम में हम ईरान बोलते हैं। तो इनके साथ थोड़ा बहुत था। बाकी तो ट्रेड बैलेंस इसी वजह से उस टाइम पे फेवरेबल था। फिर हम बात करेंगे हुसैन शाह जो कि लास्ट रूलर थे जौनपुर स्टेट के। हुसैन शाह शर्की जो है सिक्स और लास्ट सुल्तान थे जौनपुर सल्तनत के। और ये बेटे थे महमूद शाह के। और ये सक्सीड करे थे अपने ब्रदर मोहम्मद शाह के ऊपर 1458 में। इन्होंने जो इनिशियल सक्सेस पाई थी उड़ीसा और ग्वालियर में। और इनका एक लॉन्ग कैंपेन चला था, यानी ये अगेंस्ट चल रहे थे उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के। तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत पे कौन राज कर रहा होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हुसैन शाह शर्की के टाइम पे। फिर गवर्नर जनरल और बैटल्स की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बैटल ऑफ बक्सर से जो रिलेटेड गवर्नर जनरल है वो है हेक्टर मुनरो। फिर है एंग्लो नेपाल वार से हेस्टिंग्स। आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वार से लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वार से हेस्टिंग्स। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार से आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो रिलेटेड थे। अब ये जो बैटल्स थे वो थी कौन कौन सी और किसके किसके बीच में हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो कि अक्टूबर 1764 में हुई थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मीर कासिम शुजा-उद-दौला और शाह आलम की कंबाइंड आर्मी है, इन दोनों के बीच में हुई थी। और ये बिहार में लड़ी गई थी गंगा रिवर के पास। और इसमें ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब साइन हुई थी, 1765। उसके बाद जो गवर्नर जनरल जैसा कि मैंने बताया कौन थे, हेक्टर मुनरो थे। फिर आपका आ जाता है एंग्लो नेपाल वार, जो कि नवंबर 1814 से 1800 मार्च 1816 में लड़ी गई। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भक्ति थापा जो कि लीड कर रहे थे नेपालीज आर्मी को उनमें लड़ी गई। ये बिहार में लड़ी गई थी गंगा रिवर के पास। ट्रीटी साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में। और इसमें गवर्नर कौन थे, हेस्टिंग्स। फिर है आपका मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। तो ये 1798 से 1799 में लड़ी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में लड़ी गई, जिसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया। और मैसूर जो है वो प्रिंसली स्टेट बन गया इनकी सब्सिडायरी अलायंस के अंतर्गत। फिर वौदियार जो डायनेस्टी है वो फिर से रिस्टोर की गई। और गवर्नर जनरल जो उस टाइम पे कौन थे, वो थे वेलेस्ली। 1817 से 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वार हुई थी। और मराठा का जो लास्ट अटेम्प्ट था कि वो फिर से अपने एम्पायर को रिबिल्ड कर सके। और ये लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव सेकंड, मल्हार राव होलकर और माधोजी भोसले के द्वारा। ट्रीटी ऑफ जो ग्वालियर वो साइन हुई थी 1817 में। दौलत राव शिंदे ने जो है इसमें राजस्थान को इनको दिया था। उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ मंदसौर है वो होलकर के साथ साइन हुई थी। और पेशवा ने जो है सरेंडर कर दिया और बाद में इनको बाहर पेंशन के उस पर भेज दिया गया। और गवर्नर जनरल इसमें भी कौन थे, हेस्टिंग्स। तो आपको पता होना चाहिए कि हेस्टिंग्स दो में गवर्नर जनरल थे। एक तो आपका था एंग्लो नेपाल वार और दूसरा आपका था थर्ड एंग्लो मराठा वार।
तो ये आई होप आपको वॉर से लेकर जो भी इश्यूज़ होगी वो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आपको पता है कि वॉर को लेकर क्रोनोलॉजी ऑर्डर कितना ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम तीर्थंकर देखें, उनकी पहचान देखें, उनके सिंबल देखें तो वो क्या थे? ये जैन तीर्थंकर थे। तो आदिनाथ जो सिंबल है वो बुल है, मलिनाथ का वाटर जल है, और जो पशुनाथ है उनके स्नैक है, और जो शंभुनाथ है हॉर्स है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाद में फिर हम बात करते हैं बराबर हिल केव्स की। तो ये कहाँ पे पड़ती है? मैंने पहले ही बताया, ये जो है आपके बिहार में पड़ती है। ये कंस्ट्रक्ट हुई थी मौर्यन एम्पायर में 3rd सेंचुरी बीसी में, और ये कंस्ट्रक्ट कराई गई थी अशोका के द्वारा। और ये किस लिए कराई गई थी? ताकि जो आजीविका एसेटिक्स है, यानी जो योगीज है, साधु हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। ये एक बुद्धिस्ट केव है जहाँ पे कुछ हिंदू और जैन स्टैचूज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 4 केव्स आती है, तो वो एक हो जाती है लोमस ऋषि केव, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये आपको पता होना चाहिए ये केव्स कहाँ पर है। ये है बराबर हिल केव्स में। फिर है सुदामा केव्स, विश्वकर्मा केव्स और करण चौपाल केव्स। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स है, जहाँ पे आपको अशोक के टाइम के कुछ इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। और ये कहाँ पर है? तो ये जहानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वहाँ पर है। फिर मत्स्य जो महाजनपदा है 6th सेंचुरी का, ये राजस्थान में लोकेटेड है। फिर हम बात करेंगे गंधार आर्ट, वो किस किस राजा से रिलेटेड है? तो गंधार आर्ट जो है वो रिलेटेड है कुशनाथ से। जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है वो रिलेटेड है रुद्रमन वन से। फिर मिलिंद पन्हो जो है रिलेटेड है मिनांडर से। और तक्षशिला जो इंस्क्रिप्शन है वो रिलेटेड है पत्तिका से। तो ये आप देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैचिंग वाला आप लोग जरूर देखते हुए चलिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है मैचिंग का, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी हो जाता है कि आप उसमें एलिमिनेट कर सकते हैं चीज़ों को। फिर हम बात करेंगे पबना रिवॉल्ट की। तो ये हुई थी 1873 में। डेक्कन किसान रिवॉल्ट ये हुई थी 1875 में। सन्यासी रिवॉल्ट हुई थी 1894 में। और कोल अपराइजिंग जो रिवॉल्ट हुई थी वो हुई थी आपकी 1832 में। फिर राजा राम मोहन राय ने जो है वो स्ट्रांगली अपोज किया था ज्यूरी एक्ट 1826 को। तो इसमें ऐसा क्या था? तो इसमें ये था कि अगर क्रिश्चियन के ऊपर कोई भी ट्रायल चल रहा है, कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो सिर्फ क्रिश्चियंस ही हैं जो ज्यूरी के उसमें वहाँ पे बैठ सकते हैं, उन्हीं को अधिकार मिला हुआ था। बट अगर किसी और का ट्राइब चल रहा है, लाइक आपका हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, तो उसमें भी जो है क्रिश्चियन को बैठने का अधिकार था। तो ये उस हिसाब से इन्होंने ये बोला कि ये इनजस्टिस है सीधे सीधे, कि आप किसी और को अलाउड नहीं कर रहे हो और आप क्रिश्चियंस को हर उसमें अलाउ कर रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हो रही थी, जिसको जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा अपोज किया गया था। बाकी और भी चीज़ें इसमें, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के जो नोट्स हैं आप उसमें देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि डच ने इस्टेब्लिश किया था अपना ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में। हालांकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको याद करना मुश्किल है, बट आप एक नज़र सबको देख लेना, तो अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से इसको कर ले जाओगे, एलिमिनेट तो आप कर ही लोगे। क्योंकि जब आप एक चीज़ को 3 से 4 बार पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं अपना घर कर ही लेती है। तो डच ने जो अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया था, अगर हम कोंकण की बात करें, कोंकण साइड पे, जो कि नॉर्दर्न पार्ट है वेस्ट कोस्ट इंडिया का, तो वो कहाँ कहाँ किया था? सूरत, आगरा, बुरहानपुर, कानपुर, अहमदाबाद, भरूच, वेंगुल्ला और कुंडापुरा। फिर हम बात करेंगे मालाबार एरिया की। तो मालाबार सदर्न पार्ट है वेस्ट कोस्ट इंडिया का। मैंने ऑलरेडी पिक में दिया हुआ है, तो आप इस इमेज को भी देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी इनके ट्रेड सेंटर थे? तो वो थे आपके वीरामल्ला हिल्स, आपका कन्नौर, पोननी, कोचीन, पुरक्कड़, कायमकुलम और किलोन। फिर है कोरामंडल कोस्ट, जो कि ईस्ट कोस्ट थी इंडिया की। तो यहाँ पे आपके थे गोलकोंडा, जगेन नायकपुरम, नगेल वंजे, मसूलीपट्टनम, जो कि इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी आंध्र प्रदेश में। पेटा कोयली, पालीकट्टा, तेगनापत्तनम और नागापत्तनम और टूटीकोरिन, ये जो है इनके ट्रेडिंग सेंटर थे। तो ये आप एक नज़र देख लीजिएगा। तो आई होप आप इसके लिए कुछ ट्रिक बना लीजिए ताकि इसको याद करने में आपको आसानी हो जाए। फिर हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना की, जिन्होंने सपोर्ट किया था स्वराज पार्टी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। और इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इनको लगता था कि अगर आप सिस्टम के बीच में घुसेंगे और जहाँ पे काम हो रहा है वहीं पे बैठेंगे, तो इससे जो है हम लोग सेल्फ गवर्नेंस की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी रह चुके हैं और ये उसके प्रेसिडेंट भी बने थे 1916 में। बाकी और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप देख लीजिएगा नोट से। फिर हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। और इन्होंने ये जो सोसाइटी फॉर्म की थी वो फॉर्म की थी इंडियन एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए। फिर हम बात करेंगे जातीय सरकार, जो कि फॉर्म हुई थी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में 1942 में। जो तमारा लिप्ता जातीय सरकार है, या जिसको हम तमलुक नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं, ये फॉर्म हुई थी 17 दिसंबर 1942 से 44 के बीच में। ये एक इंडिपेंडेंट पैरेलल गवर्नर थी मिदनापुर में, वेस्ट बंगाल में। उसके साथ ही साथ जो दूसरी इनके साथ पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी तो बलिया में चल रही थी चित्तू पांडे के अंडर, और सतारा महाराष्ट्र में थी परती सरकार, जो कि चल रही थी वाई बी के अंदर पाटिल और नाना पाटिल के अंदर, और ये चली थी 1945 तक। फिर हम बात करेंगे मेरठ कॉन्स्टिट्यूंसी
केस ट्रायल्स के। और ये ऐसा ट्रायल्स था जो कि जिसने वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी बटोरी थी, और इसमें इस चीज़ को देखकर बहुत से लोगों ने सिंपैथी भी जताई थी, उसके ऊपर कमेंट्स भी किए थे। तो वो कमेंट्स जो आए थे, तो वो आए थे अल्बर्ट आइंस्टीन से, एच.जी. वेल्स से, हेरोल्ड लॉस्की से और रूजवेल्ट से। ये सिंपैथी जगी थी उन लोगों के लिए जो कि इसमें कन्विक्ट पाए गए थे। कॉन्स्पिरेसी केस है, ये कंट्रोवर्शियल कोर्ट केस था जो कि इनिशिएट हुआ था ब्रिटिश इंडिया में 1929 और डिसाइड हुआ था 1933 में। इसमें कुछ कम्युनिस्ट और उसके साथ ही 3 इंग्लिशमैन जो है उन्हें अरेस्ट किया गया था, क्योंकि वो इंडियन रेलवे जो स्ट्राइक है उसको ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे, और इस वजह से ये चीज़ें हुई थी। तो बाकी चीज़ें आप इसमें देख लीजिएगा। और ये जो ट्रायल जो है ये एंड हुआ था, ये मुजफ्फर अहमद को जब सज़ा मिल गई उसके बाद इस ट्रायल को एंड कर दिया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप देख लीजिएगा ये कब हुआ था और क्यों हुआ था। फिर हम बात करेंगे जीबी मेकाले की। जीबी मेकाले ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोला था कि ये कंपनी खुद तो एनोमली एनोमली मतलब कि एक तरह से अब नॉर्मल है, सही से काम नहीं कर रही है, लेकिन जो जिसका ये पार्ट है वो सब भी ऐसे ही हैं। तो इस तरह से तो ये जो कमेंट किया था जीबी मेकाले ने किया था, जो कि इंडिया के फर्स्ट लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल के। और ये कब बने थे, जो चार्टर एक्ट आया था 1833 का, उसके बाद। फिर क्रोनोलॉजिकल अगर हम इवेंट्स देख ले तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 19 अप्रैल 1917 में, जो कि पीसेंट अपराइजिंग था। इसको लीड किया था महात्मा गांधी। में कहाँ पे हुआ था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी बिहार की, वहाँ पर। और इसमें क्या होता था कि जो फार्मर है वो ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट इन्होंने रिवॉल्ट किया था, क्योंकि इनको ज़बरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जा रहा था। तो जो चंपारण सत्याग्रह है वो इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, जो कि मार्च 1918 में हुई थी, जहां पे जो वर्कर्स थे टेक्सटाइल मिल्स के अहमदाबाद में, उन्होंने इकोनॉमिक जस्टिस के लिए लड़ाई की थी, जिसमें जो मिल ऑनर्स हैं उन्होंने प्लेग बोनस को डिसकंटिन्यू कर दिया था, जिसकी वजह से ये चीज़ें चली थी। और यहीं पे जो है महात्मा गांधी ने जो है अपना पहला फास्ट अनटू डेथ जो है वो रखा था, और वो कब रखा था, 15 मार्च 1918 में। तो यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते, कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपने पीआईक्यूज को एनालिसिस किया होगा तो आप उससे कर सकते हैं। फिर एक खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल 1918, ये तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो प्लेग और कॉलरा जैसी डिसीजेज जो फैली हुई थी, उसकी वजह से जो यहाँ की क्रॉप्स है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। और इतनी ज़्यादा मुश्किल के बाद भी यहाँ पे जो है इनको हाई टैक्स देना पड़ता था, 23% तक का। तो गांधी जी ने सपोर्ट किया, उनसे बोला कि आप टैक्स को आप पे मत करो। फिर ये सत्याग्रह जो कि रॉलेट एक्ट 1919 के अगेंस्ट हुआ था, ये एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट था जो कि इनिशिएट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1919 में, जिसमें जो रॉलेट एक्ट जो इंट्रोड्यूस कराया जाता ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट। और ये ऐसा क्यों था, क्योंकि इसके बारे में आपको ही पता होगा रॉलेट एक्ट के बारे में, नो नो अपील नो दलील डायरेक्ट गिरफ्तारी, मतलब ना तो कोई उनके ऊपर केस होता था ना तो कोई ट्रायल होता था, डायरेक्ट उनको पकड़ के जेल में डाल दो। तो इस तरह से ये एक तरह से मनमानी वाला कानून माना जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्मी को हराया था, तो वो आर्मी को हराने वाले कौन थे, वो थे ककातिया रूलर्स वारंगल के। और उन्होंने कब ये किया था, तो वो किया था 1303 में। और ककातिया जो किंग थे उस टाइम पे वो थे प्रताप रुद्र सेकेंड। और उसके साथ अलाउद्दीन की आर्मी की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो थे मलिकुद्दीन और झाजू, जो कि इस लड़ाई में हारे थे। फिर हम बात करेंगे कि डेक्कन में जो लैंड रेवेन्यू चल रहा था प्लस सिस्टम पे, तो वो अकबर के टाइम पे प्रचलित था। और ये जो अकबर के टाइम पे प्रचलित था, जो कि एक मेजर एक्सटेंशन है जब्त सिस्टम का। जब्त सिस्टम जो अप्लाई हुआ था वो नॉर्दर्न इंडिया और मालवा और पार्ट्स ऑफ द गुजरात में हुआ था। और ये जो प्लफ्ट और सोन एरिया है ये मेजर होता था बम्बू जो कि अटैच रहती थी आयरन रिंग्स के द्वारा। इसको हम टोडर मल का बंदोबस्त भी बोलते हैं। और ये जो लैंड उस टाइम पे डिवाइड होती थी वो 4 उसमें डिवाइड होती थी। एक होता था आपका पूलज, परोटी, छाछर और बंजर। दूसरा जो लैंड रेवेन्यू डेवलप था अकबर के टाइम पे, तो वो था आपका गला बख्शी और कनकुट, जिसमें जो भी प्रोडक्शन होता था तो वो डिवाइड हो जाता था स्टेट और किसानों के बीच में एक फिक्स प्रपोर्शन पे। जब क्रॉप बर्बाद हो जाती थी नेचुरल कैलिमिटी की वजह से, तो किसान जो है वो गला बख्शी और जब्ती सिस्टम में से कोई भी सिस्टम को चूज कर सकता था। तो ये एक तरह से सिस्टम था जो कि अकबर के टाइम पे था। अब हम बात करेंगे 2018 के पीआईक्यूज की। तो इसमें जो है वजसा समानी जो कि एक संहिता है शुक्ल यजुर्वेद की। 2 टाइप के जो प्राइमरी वर्जन या संहिताज होते हैं यजुर्वेद के, तो वो होते हैं शुक्ल यानी व्हाइट और कृष्ण यानी ब्लैक। तो दोनों में जो रिचुअल्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो कृष्णा यजुर्वेद है तो उसमें ब्राह्मण प्रोज दिखता है एक मिक्स फॉर्म में। और जबकि अगर हम शुक्ल वेद की बात करें तो इसमें ब्राह्मण टेक्स्ट को यानी शतपथ ब्राह्मण जिसको हम बोलते हैं वो अलग देखा जाता है, और जो मंत्राज है वो अलग रहते हैं, वो मिक्स नहीं होते। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में ऐसा नहीं है, टेक्स्ट है वो सब आपस में मिले हुए हैं। और शुक्ल यजुर्वेद में ये एक ऑर्गेनाइज वे में है और सेपरेट्स हैं।
तो जो संहिता है शुक्ल यजुर्वेद में उसको हम वजा सनई संहिता कहते हैं। और ये जो नाम रखा गया था तो ये वजा सनाया के ऊपर रखा गया था, जो कि पेट्रोनेमिक थे राजवल्क्य के और फाउंडर माने जाते हैं वजा सनई ब्रांच के। उसके बाद अगर हम बात करें तो कृष्णा यजुर्वेद के भी कुछ संहितास थे जो कि आज के टाइम पे हैं। तो ये 4 थे, कौन-कौन से? तैत्तिरीय संहिता, कत्थक संहिता, कपिस्थला संहिता और मैत्रेयी संहिता। तो ये आप देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार इससे क्वेश्चन आपका बन जाए। फिर हम बात करेंगे तुर्किश का जो इन्वेजन हुआ था वो यहाँ पे इस वजह से सक्सेसफुल हो गया था क्योंकि उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में एकता देखने को नहीं मिलती थी, पॉलिटिकल यूनिटी देखने को नहीं मिलती थी। तो 1001 में जो है महमूद गजनी ने जो है इंडिया को लूटा था और वो फर्स्ट तुर्किश थे जिन्होंने इंडिया को लूटा था। और कुछ राजाओं को हराने के बाद यहाँ से बहुत सारी दौलत लेके वो वापस लौट गए थे। तो इन्होंने किनको किनको हराया था? तो आपके हो जाते हैं जयपाल जो कि रूलर थे हिंदू शाही डायनेस्टी के, फतेह दाऊद ऑफ मुल्तान, आनंद पाल ऑफ नागरकोट, चंडेलास ऑफ रूलर ऑफ मथुरा और कन्नौज द एंड ग्वालियर। तो इसको इन्होंने हराया था। तुर्किश रूल जो शुरू हुआ था फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में, तो जो सेकेंड बैटल थी तराइन की उसके बाद शुरू हुआ था क्योंकि इन्होंने मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, बैटल ऑफ तराइन के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है यहाँ पे अपना कमांडर नियुक्त करके छोड़ दिया था। और महमूद के टाइम पे जो है नॉर्थ इंडिया डिवाइडेड था और यहाँ पे कोई भी एकता देखने को नहीं मिलती थी। अब हम देख लेंगे टेम्पल्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये सब पगोडा जिसको हम 7 पगोडा के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ पे? मलम्मापुरम में है। फिर है शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है। ये कब बना था? ये बना था 700 से 728 के बीच में। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो इसको जगह मिली वो 1984 में मिली। और ये जो बना हुआ है वो बना है ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट के साथ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कावेरी रिवर के साउथ बैंक में है तमिलनाडु में। और ये बनाया गया जो तमिल किंग थे राजा चोला फर्स्ट 1003 से 1010 एडी के बीच में। और ये जो पार्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जिसको बोला जाता है ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल्स। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर है गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल जो कि शिव जी को डेडिकेटेड है और ये भी तमिलनाडु में। और ये कब बनाया गया था? 1035 में बनाया गया था राजेंद्र चोला फर्स्ट के द्वारा। तो ये आपका टेम्पल से उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे हाथी गुम्फा की जो इंस्क्रिप्शन है तो उस पर किसके बारे में लिखा हुआ है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो जैन कलिंग रूलर थे खरवेला उनके बारे में। फिर नासिक और जो नाने घाट की इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन है सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। उसके बाद ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो रिलेटेड है चालुक्य से। और तालगुंडा जो इंस्क्रिप्शन है वो रिलेटेड है काडम्बा डायनेस्टी से। फिर 1946 में मुस्लिम लीग ने जो है कैबिनेट मिशन प्लान को जो एक्सेप्टेंस दी थी वो वापस ले ली। क्यों ले ली थी ये मैंने ऑलरेडी आपको कल बताया था। फिर पगोर साइट जहाँ पे एविडेंस मिलते हैं पालतू जानवरों के मेसोलिथिक पीरियड में। पहला जो पालतू जानवर डोमेस्टिकेट किया था, पाला गया था, तो वो था डॉग। उसके बाद जो अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के वो आपको आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश, बगौर, राजस्थान में मिलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हिस्टोरियन जो मॉन्यूमेंट्स है उसके प्लेसेस हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अदीना मस्जिद मालदा वेस्ट बंगाल में है जो कि बनवाया था इलियास शाही डायनेस्टी के सेकंड सुल्तान ने जिनका नाम था सिकंदर शाह 1370। और ये कब बना था? जब सिकंदर शाह ने विक्ट्री ले ली थी दिल्ली रूलर जो थे फिरोज शाह तुगलक के ऊपर, तब उन्होंने इस मॉस्क्यू को बनवाया था। फिर था दाखिल दरवाज़ा। तो दाखिल दरवाज़ा गौर में है। ये बनाया गया था अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा 1311 में। और इन्हीं के द्वारा एक और मस्जिद बनाई गई थी जो थी बड़ा सोना मॉस्क्यू। फिर है लाल दरवाज़ा मस्जिद, ये जौनपुर में ये बनाया गया था जो बीबी रजनी थी सुल्तान महमूद शर्की की 1447 में। और ये डेडिकेट किया गया था जो मौलाना सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन है, ये मुस्लिम सेंट थे जौनपुर उनको। फिर एक टिन दरवाज़ा अहमदाबाद। तो ये सुल्तान अहमद शाह ने 141 एडी में बनवाया था। ये फाउंडर थे अहमदाबाद के। और देखा जाए वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट गेटवे है सिटी का। फिर हम बात करेंगे ऑथर और उनके वर्क के बारे में। तो ध्रुवा दास जो रिलेटेड है वो भगत नामावली से, नाभा दास जो रिलेटेड है वो भक्तमल से, उस्मान रिलेटेड है चित्रावली से, और रसिक प्रिया जो रिलेटेड है वो है आचार्य केशवादास से। तो रस खान जो है उनका नेम था सैयद इब्राहिम खान जो कि पश्तून ओरिजिन से थे और कृष्णा जी के भक्त थे। इन्होंने जो भक्ति मार्ग सीखा था वो गोस्वामी विठलनाथ से सीखा था। इवेंट्स और ईयर के बारे में तो वुड डिस्पैच जो है वो आपका आया था 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी कि प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगी और हायर जो एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। तो ये आपको
पता होना चाहिए, इससे डायरेक्ट यूपीएससी में भी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन जो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा अपॉइंट किया गया था, और ये जो कंप्लेन आ रही थी वुड्स डिस्पैच के नॉन इम्प्लीमेंटेशन के, यानी जो वुड्स डिस्पैच है उसको इम्प्लीमेंट सही से नहीं किया जाता, तो उसके कंप्लेन को देखने के लिए ये कमीशन बना था। फिर है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन 1917 में बना था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की इश्यूज को लेकर। फिर सर्जन प्लान जो है वो 1944 में बना था, इंडिया में एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और जिसने रिकमेंड किया था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए सारे इंडियन चिल्ड्रन को जिनकी एज 6 से 11 साल के बीच में है। फिर है अभिनव भारत सोसाइटी, जो कि फाउंड की गई थी विनायक दामोदर सावरकर और उनके ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में, जो कि एक इंडियन इंडिपेंडेंस सीक्रेट सोसाइटी है। और अभिनव भारत जो है इसका एम था कि रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट करना, ताकि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है उसको ख़त्म किया जा सके। फिर हम बात करेंगे रेबेलियन और उसके साल के बारे में। तो संथाल आपका हुआ था 1855 से 1856 तक, झारखंड, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। और ये क्यों हुआ था, जो जमींदारी सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा था बंगाल में उसकी वजह से, और ये शुरू किया गया था। सिद्धू और कन्हू जो है वो इसके लीडर थे। कोल जो है उसकी जो डेट दी जाती है वो 1831-32 दी जाती है। एक ट्राइबल मूवमेंट था छोटा नागपुर में, इन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी और इनको बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट पे करना पड़ता था, साथ ही साथ इनको फोर्स किया जाता था बंधुआ मजदूर बनाने के लिए। फिर एक खासी यहाँ 29-33 में हुआ था, इसमें जो ब्रिटिश ने ऑक्युपाई कर लिया था गारो जैंता हिल्स को, तो इसके लीडर बने थे तीरथ सिंह। फिर अहोन 1828 में हुआ था, और इसके जो लीडर थे वो थे गोंधार कोनवर, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे डफरिन के बारे में, कि डफरिन ने जो है कांग्रेस को बोला था कि एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है लोगों की। फिर हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के जो कंटेम्प्रेरी किंग थे साउथ इंडिया के, तो वो कौन कौन से थे और उनका किंगडम क्या था। तो धनंजय जया जो है ये इनके कंटेम्प्रेरी किंग थे, और इनका जो किंगडम था वो था कुस्थालपुरा। नील राजा जो है अवामुक्त से थे, उग्रसेना पलाका से थे, और विष्णु गोपा जो है वो कांची से थे। फिर इंडस वाली सिविलाइजेशन सेंटर्स जो है उत्तर प्रदेश में, हम उसकी बात कर लेंगे। तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ में, हुलास जो आपका सहारनपुर में, फिर बड़गांव, मंडी, सनौली, सोती, ये सब जो है फेमस साइट है इंडस वैली की, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। फिर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन जो कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। तो नाना दीस, जिसका जो कि होयसाला एम्पायर के टाइम पे था, और नाना दीस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेनी जो है वो मर्चेंट ट्रेडर्स और आर्टिजन्स का एक एसोसिएशन था एशियन टाइम पे। और उसी तरह मनिगी रमम जो है ये मिडीवल टाइम पे मर्चेंट का एक एसोसिएशन था। वो सबसे ज़्यादा संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में ट्रांसलेट करने वाला जो पीरियड था वो था मिडीवल पीरियड। और जो अली चिश्ती सूफीस थे उनकी जो म्यूजिकल असेंबली है उसको समा बोला जाता था। तो समा जो है ये सूफी सेरेमनी है, जिसको 2008 में यूनेस्को ने मावेली समा सेरेमनी ऑफ तुर्की कंफर्म किया था। और अकबर का जो पीरियड है 1556 से 1605, तो संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन ट्रांसलेट करने के लिए इनका एरा जो है वो गोल्डन एरा माना जाता है। फिर अयोध्या जो इंस्क्रिप्शन में, उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है 2 अश्वमेध यज्ञ की, जो कि परफॉर्म किया था किंग पुष्यमित्र शुंग ने। फिर टर्म जो चकला है, तो ये यूज होता है मिडीवल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज में, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी सभा और प्रगना के। मुगल पीरियड में चकला जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। प्रशासन की वजह से, अच्छी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की वजह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिवीजन होता था जिसको हला बोलते थे। फिर मराठाओं के द्वारा एक टैक्स लिया जाता था लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, तो उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं चौथ। उसी के साथ ही साथ जो स्वदेश मुखी है, तो वो भी एक टाइप का टैक्स है साउथ इंडिया में, ये भी मराठा एम्पायर से रिलेटेड है। रिवल टाइम्स पे मुगल इंडिया में जो है अबवाब भी टैक्स ऐसे ही इसी तरह का टैक्स था कि अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए ये टैक्स जो है वो लिया जाता था। जामदानी की, तो जामदानी कोई टैक्स नहीं है बल्कि ये एक कपड़े का नाम है जो कि डेकोरेटिव मोटिव्स के लिए यूज होता है। फिर हम बात करेंगे जो मॉस्क्यू और खैरुल मंजिल, जो कि पुराने किले के जस्ट अपोजिट है, तो ये बनवाया था महामंगा ने। उसके बाद जो प्लेसेस है, जो लीडरशिप थी 1857 में, तो किसकी कहाँ पर थी वो हम देखेंगे। तो संबलपुर से रिलेटेड है सुरेंद्र शाही, गंजम से राधा कृष्णन दंड सेना, कश्मीर से गुलाब सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो बाकी इन सब के बारे में मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे स्टेट और उनके रूलर के बारे में। तो देवगिरी को रूल करे थे शंकर देव, वारंगल को रूल करे थे प्रताप रुद्रदेव, होयसाला को रूल करे थे वीर बल्लल, और मदुरा को रूल करे थे वीर पांड्या। इनके बारे में पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आप इसको भी देख लीजिएगा। फिर अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले जो थे जहांदार शाह, जिनका टाइम पीरियड था 27 फरवरी 1712 से 11 फरवरी 1713 तक। फिर थे मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह 27 सितंबर 1719 से
26 अप्रैल 1948 तक थे। फिर अहमद शाह जिनका टाइम पीरियड था 29 अप्रैल से 1748 से 2 जून 1754 तक। उसके बाद आलमगीर का जो टाइम पीरियड था वो था 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक। तो आपके वो 2019 से लेकर 2023 के पीआईक्यूज है, तो वो मैं कल कवर कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।